Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 2, Factors Leading to the Growth of Nationalism and Foundation of Indian National Congress. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, to watch it. तो बेटा जो हमारा पार्ट 2 था उस पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 3 अब हम स्टार्ट करेंगे. प्रीकर्सर्स और फोर रनर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो बेटा ये जो वर्ड प्रीकर्सर है या जो फोर रनर है इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना. पहले की तैयारी, पहले के वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आगे आने वाले टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेस बनेंगी या इंडियन नेशनल कांग्रेस आए इसकी पूरी तैयारी जो कर लेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रीकर्सर और फोर रनर्स. अब थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करना. फोररनर में सिंपली कम बिफोर अनदर थिंग. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आने वाला था तो उसके पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आए, ठीक है, जिन्होंने रास्ता बनाया कि नहीं भैया अब तो हमें एक ऑल इंडिया पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो आगे जाके कौन बनेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस. आई बात समझ में. तो पहले जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आया उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रीकर्सर या फोर रनर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. आगे बात समझ में, चलें आगे. तो हमारे इंडिया में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, सुधार आंदोलन जो चल रहे थे, साथ ही साथ हमें ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड वाले जो थे, इंग्लिश जो लोग थे वो हमें इंग्लिश एजुकेशन भी दे रहे थे. तो ये लोग वो उनके फ़ायदे के लिए दे रहे थे, हमें अच्छा बनाने के लिए नहीं दे रहे थे. हम इंग्लिश सीख जाएं, हम उनका काम अच्छे से कर लें, इसलिए वो हमें इंग्लिश सिखा रहे थे. तो जो रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में चल रहे थे, जो इंग्लिश एजुकेशन हमें मिल रहा था, साथ ही साथ भारत में जो गरीबी बढ़ती जा रही थी, इंडिया में पॉवर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इससे एक पर्टिकुलर क्लास बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई. ठीक है, एक नई क्लास लाइमलाइट में आई. वो क्लास थी किसकी बेटा? अच्छा सुनो, पहले तो मुझे लाइमलाइट का मीनिंग बताओ. लाइमलाइट का मतलब होता है सुर्खियों में आ जाना. ठीक है, मतलब सेंटर में आ जाना, सुर्खियों में आ जाना. तो एक नई क्लास थी इंडियंस की जो लाइमलाइट में आई. ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे बेटा, ये पॉलिटिकल लीडर्स बनने लग गए ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. इंडिया में जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसके पॉलिटिकल लीडर बनने लगे कौन, एजुकेटेड इंडियंस. ठीक है, वो पीरियड जो 1866 से चालू होकर 1885 पे ख़त्म होता है, यहाँ पर हम बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बनता देखते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों को बनता देखते हैं. ठीक है, इन्हीं दलों को, इन्हीं पॉलिटिकल एसोसिएशंस को हम क्या कहते हैं, प्रीकर्सर्स ऑफ व्हाट वाज टू कम द कांग्रेस. और इन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा क्या, कांग्रेस. आई बात समझ में. तो फिर से ध्यान से सुनो, इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं, ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, ध्यान से सुनना. जो रिफॉर्म मूवमेंट हमारे इंडिया में चल रही थी, साथ ही साथ हमें इंग्लिश एजुकेशन मिल रही थी, पावर्टी बढ़ती ही जा रही थी. तो यहाँ पर अब एक नई क्लास इंडियंस की होगी जो लाइमलाइट में आएगी. ये लोग होंगे एजुकेटेड इंडियंस जो अब बनेंगे पॉलिटिकल लीडर्स किसके, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया के. वो पीरियड जो 1866 से चालू होकर 1885 तक चलेगा, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगेंगे. इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन बनेंगे और इन्हीं एसोसिएशंस को हम क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर्स और व्हाट वाज टू कम द कांग्रेस. और ये प्रीकर्सर, ये पूर्ववर्ती अब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देंगे जिसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस. सबसे पहले जिस एसोसिएशन को हम पढ़ेंगे वो होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. तो दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में 1 अक्टूबर 1866 को एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया. ठीक है, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया बेटा, दादा भाई नेहरू जी ने बनाया. कहाँ पर बनाया, लंदन में बनाया. कब बनाया, 1 अक्टूबर 1866 को बनाया. और इसका जो एम था, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताना कि भैया इंडियन लोग बड़े परेशान हैं, उनकी बहुत सारी ग्रीवियांसेस हैं और वो भी जेन्युइन ग्रीवियांसेस. ठीक है, कि जो एक्चुअल में हमें परेशान कर रही थी चीज़ें, उन परेशानियों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था, जिसे हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं.
ये जो एसोसिएशन था इसने बहुत सारे इंग्लिशमैन को अट्रैक्ट किया। ये जो बातें दादा भाई नौरोजी इस तरीके से रखते थे कि बहुत सारे इंग्लिशमैन इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एसोसिएशन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुए, जिन्होंने इंडिया में जो डिस्ट्रेस था उसको सिंपैथाइज किया कि नहीं यार, इंडियंस के साथ हो तो बहुत कुछ बुरा रहा है। और फिर ये ही अंग्रेज जो थोड़े से हमारे टुवर्ड्स सिंपैथेटिक थे, उन लोगों ने कहा, रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि आप कॉटन ड्यूटीज़ को एबॉलिश कर दो, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसे विड्रॉ कर लो, ठीक है। पेटिशन लगाई, मतलब इन अंग्रेज़ों ने दादा भाई नौरोजी की बात सुन के, ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे लोग थे उनकी बातों को सुनकर, भारतीयों की परेशानियों को समझकर एक पेटिशन लगाई कि भाई ये जो सरकार है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा लें, कॉटन ड्यूटीज़ को एबॉलिश कर दे। और ये एसोसिएशन धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया बेटा कि इसकी ब्रांचेस मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में ओपन अप। सेकेंड है बेटा पूना सार्वजनिक सभा। ये कब बना बेटा? 1870 में बना। इसको बनाने वाले कौन थे? जस्टिस रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा कब बना? 1870 में बना। बनाने वाले कौन थे? जस्टिस रनाडे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो सभा थी, ये लोगों से बोलती थी, इसके जितने भी लीडर थे वो जनरल पब्लिक से जब बात करते थे तो कहते थे कि आप वो सारे प्रोडक्ट यूज़ करो जो इंडिया में बने हुए हैं, क्योंकि जब भी हम ब्रिटिश प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारा पैसा ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो स्पेशली इनका फोकस खादी पे था। खादी क्या है? हैंड वूवन क्लॉथ था। तो ये लोगों को समझा रहे थे कि आप खादी को यूज़ करो और एक भी पेनी हमारी कंट्री से, एक भी पैसा हमारी कंट्री से बाहर ना जाने दो, हमारा पैसा हमारी कंट्री में ही रहे, ऐसी कोशिश आप लोग करो। कौन ऐसी प्रार्थना करते थे, मतलब ऐसे कौन सिखाता था? पूना सार्वजनिक सभा के जो लीडर्स थे ये लोगों को बताते थे कि आपको खादी का यूज़ करना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। थर्ड बेटा पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, पहला ऑर्गेनाइजेशन कब बना था हमारा? 1866 में, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा वो बना था 1870 में। कब बना था? 1870 में। अब हम तीसरे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, हेडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन, तो जो द इंडियन एसोसिएशन था ये कब बना था? 1876 में। द इंडियन एसोसिएशन कब बना? 1876 में। इसको लीड कौन करे थे? इसके हेड कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये कहाँ पर बना? कोलकाता में, ठीक है। और किसने फाउंड किया इसको? किसने एस्टेब्लिश किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जो ऑब्जेक्ट थे इस एसोसिएशन के वो थे टू यूनाइट द इंडियंस अपॉन द बेसिस फॉर कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड बिलीफ। सारे लोगों को यूनाइट करना। क्यों यूनाइट करना भाई? क्योंकि जब हम मिलकर कोई बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बातों को इजीली सुन ले। तो ये चाहते थे कि सामान्य राजनीतिक हित, मतलब कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और हमारे जो कॉमन बिलीव्स हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, इनके आधार पर जितने भी इंडियंस हैं उनको एकजुट करना, यूनाइट कर देना, ठीक है। तो ये लोगों को यूनाइट करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हिंदी में कहेंगे राजनीतिक हित, और बिलीव्स का मतलब होता है मान्यताएं। तो इनके आधार पे ये लोगों को एक करना चाहते थे। सेकेंड था टू प्रमोट ब्रदरली फीलिंग्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। देखो बेटा 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसमें झांसी की रानी तात्या टोपे लड़े थे, इस वॉर के बाद जो सिचुएशन थी उसको इस तरीके से क्रिएट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ट्रेंच बनती जा रही थी। तो वो जो खाई है, जो ट्रेंच है, जो क्रेटर ब्रिटिशर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये भी एक एम था इंडियन एसोसिएशन का। तो ये लोग ब्रदरली फीलिंग प्रमोट करना चाहते थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है, कि भैया हिंदू मुस्लिम मिल के रहें, और जब ये हिल मिल के रहेंगे तो आज़ादी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन एनिमी कौन थे? ब्रिटिश। टू एजिटेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखो हमारे जो इंडियंस पॉलिटिकल लीडर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारे इंडिया में भी क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चले। तो टू एजुकेटेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और ये जो एसोसिएशन था जिनका नाम था द इंडियन एसोसिएशन, इसमें जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि हम लोग आंदोलन करें, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाए? संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मिल जाए।
अब हम इसके अचीवमेंट्स की बात करेंगे। जो एसोसिएशन था उसने एजुटेशन लॉन्च किया अगेंस्ट द आर्म्स एक्ट, ठीक है, एक आंदोलन किया आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्होंने ऑल इंडिया कैंपेन किया और इस कैंपेन का एक ही उद्देश्य था कि इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस को भी बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले। पहले तो ऐसा होता था बेटा, ये जो इंडियन सिविल सर्विस जैसे आज का आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है जिसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, पहले इस एग्ज़ाम को सिर्फ लंदन में कंडक्ट कराया जाता था। इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इस एग्जामिनेशन में नहीं मिलता था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूरा एक ऑल इंडिया कैंपेन किया और सिर्फ वो कैंपेन का मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियन सिविल सर्विसेज में हमारे इंडियंस को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। द बंगाली एक डेली न्यूज़पेपर था जिसको जिसके एडिटर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वो चीफ ऑर्गन था इस एसोसिएशन का, मतलब जितनी भी बातें इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस एसोसिएशन में होती, जनरल पब्लिक तक वो कैसे पहुँचती, द बंगाली के द्वारा। तो बंगाली को एडिट कौन करते थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। 1884 में ये जो एसोसिएशन था इसकी 44 ब्रांचेस बन गई, ठीक है। 1884 तक, 1884 तक इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस एसोसिएशन की 44 ब्रांचेस बन चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो अभी तक जितने भी एसोसिएशन हमने पढ़े, भले वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो या पूना सार्वजनिक सभा हो, ये सब लोकल थे इन कैरेक्टर। लोकल इन कैरेक्टर मतलब कुछ कुछ पॉकेट्स में ही इनका इम्पैक्ट था। देयर हैड बीन एन अर्ज फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, पर अब हमें ज़रूरत लग रही थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो पैन इंडिया हो, पूरे इंडिया में हो। देखो जितने पॉलिटिकल एसोसिएशन अब तक बने, ऑर्गेनाइजेशन अब तक बने, उनका अपना इम्पोर्टेंस है बेटा, पर अब हमको चाहिए था कि यार एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो भी मूवमेंट्स करे, जो भी आंदोलन करे, उसमें पूरा इंडिया पार्ट ले, है ना। तो अब हमें एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट आ रही थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसके लिए लीड ली, ठीक है, कि भैया चलो अब मैं एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। और साथ ही साथ कन्वीन की का मतलब क्या होता है बेटा, आयोजित करना, मतलब इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर देना कि सारे लोग आएँ, आपस में बातचीत कर पाएँ, मतलब एक आयोजन करना। तो इन्होंने कन्वीन किया द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, विच मेट एट कोलकाता में 1883 में इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया, है ना। कन्वीन किया मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया, आयोजित कर दिया, ठीक है। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लीडर आए इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अट्रैक्टेड लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हर हिस्से से लोग इसमें पार्ट लेने के लिए आए, क्योंकि लोग इस कॉन्फ्रेंस में अपनी एक होप देख रहे थे कि भैया अब कुछ अच्छा हो सकता है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है जो पूरे इंडिया को साथ लेके चले, और पूरा इंडिया जिस दिन साथ हो जाएगा उस दिन अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे। आनंद मोहन इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। डिस्क्राइब द कॉन्फ्रेंस एज द फर्स्ट स्टेप टू अ नेशनल पार्लियामेंट। आनंद मोहन ने खड़े होकर पहली बात यही कही। आनंद मोहन कौन थे, जो इस पूरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड कर रहे थे, समझो चेयरमैन जैसे मान सकते हो आप इनको। उन्होंने शुरुआती बातों में ये बात क्लियर कर दी सबके सामने कि आप ऐसा मान सकते हो कि ये पहली स्टेप है हम सब भारतीयों के लिए, जितने भी लीडर्स हम यहाँ इकट्ठे हुए उन सब के लिए पहली स्टेप है कि भाई अब हमारे नेशनल पार्लियामेंट की तरफ अब हम जा रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो फोर रनर बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब ये जो कॉन्फ्रेंस होगी बेटा, ये फोर रनर होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि भाई इस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे क्या बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनेगी, 1885 में। इट वाज मर्ज विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, ये फोर रनर बनी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, है ना। और 1886 में ये किसके साथ मर्ज हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई। फोर रनर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप फोर रनर में सिंपली कम बिफोर अनदर थिंग, ठीक है। तो
ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये किसकी फोररनर बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1886 में बेटा जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ये मर्ज हो गए, आपस में मिल गए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका जो बर्थ है, इसका जो जन्म है, इसका जो फाउंडेशन है, वो कैसे रखा गया? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने फाउंडेशन रखा था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पर जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आई है बेटा, हम मान सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री ने एक बड़ा टर्न लिया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारी इंडियन हिस्ट्री का। तो जो बर्थ हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये जो इवेंट था, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए। ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, इट वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन जिसमें पूरे इंडिया के लोगों ने पार्ट लिया था, और ये परमानेंट नेचर का था। यहाँ से एक नए एरा की बिगिनिंग होती है। विथ इट बिगेन अ न्यू एरा इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पॉलिटिकल लाइफ थी, जो राजनीतिक जीवन था, उसमें एक नए एरा, एक नई सदी का जन्म होता है विद द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बेटा मिस्टर ए.ओ. ह्यूम जो थे, जिन्होंने कांग्रेस का फाउंडेशन रखा, वो कौन थे? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जो एक बार है ना बेटा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, ग्रेजुएट्स को एड्रेस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही आप इंडिविजुअल हो या आप एक नेशन हो, एक कंट्री हो, जितनी भी वाइटल प्रोग्रेस होती है वो हमारे अंदर से आनी चाहिए। आपको आपके घर वाले, आपके टीचर्स कितने ही बोले सुधर जा सुधर जा, पर हम किसी के बोलने से नहीं सुधरते जब तक हमारा दिमाग नहीं चले कि भैया सुधरने से ही कुछ अच्छा होगा। तो अगर हमें कोई चेंज लाना है तो वो हमारे अंदर से आना चाहिए। पहले अपने आप को हम बदलें, फिर जाके हम चेंज ला सकते हैं ना। तो इनका भी यही कहना था कि कोई भी जो वाइटल प्रोग्रेस होगी वो विद इन से ही आएगी, और ये तुम लोग हो जो सबसे कल्चर्ड हो, एनलाइटन माइंड हो, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएट हो, तो तुम्हें तुम्हारी कंट्री के लिए कुछ सोचना चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। If only 50 men, good and true, can be found to join as founder, 15 व्यक्ति जो अच्छे हों, जो सच्चे हों, अगर ज्वाइन कर लिया एज फाउंडर, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उस ऑर्गेनाइजेशन की बात थी। वो चाह रहे थे कि 50 लोग जो अच्छे हों, सच्चे हों, अगर हमें एज अ फाउंडर मिल जाए तो हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं जिससे फ्यूचर डेवलपमेंट कंपेरेटिवली बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और इस अपील का बिल्कुल डिजायर्ड इफेक्ट भी हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज थस फाउंडेड, और इसी एड्रेस के बाद, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इनका एड्रेस था, उसके बाद ही फिर क्या बनती है बेटा? कांग्रेस बनती है। इसका फर्स्ट सेशन होता है दिसंबर 1885 में। कब होता है, कहाँ पर होता है? बॉम्बे में होता है। आज हम बॉम्बे को क्या कहते हैं? मुंबई। फिर से ध्यान से सुनो। वो कर रहे थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट्स को एड्रेस। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप में से कुछ 50 लोग भी अच्छे से अच्छे मिल जाएं, और हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना लें जो कंट्री के लिए, आपके अपने विकास के लिए काम करने लग जाए, तो भविष्य थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कंट्री का भी, आपका भी। और ये जो अपील थी बिल्कुल दिमाग पर बैठी लोगों के, और इसी के बाद बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका फर्स्ट सेशन होता है दिसंबर 1885 में। कहाँ पर होता है? बॉम्बे में, जिसे आज हम कहते हैं मुंबई। किसकी प्रेसिडेंटशिप में होता है बेटा? WC बनर्जी, है ना, या WC बनर्जिया, जैसे पढ़ना हो आपको। ये एक लीडिंग बैरिस्टर थे। तो ह्यूम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा कांग्रेस के फॉर्मेशन में, इसीलिए इन्हें फादर और फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो ही इज़ द फाउंडर और फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, A.O. ह्यूम, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बातों ही बातों में कांग्रेस की बात की थी, जिन्होंने बातों ही बातों में एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, इसलिए इन्हें फादर और फाउंडर कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अच्छा बेटा, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, उनको डर था कि अगर कांग्रेस का फाउंडर एक इंग्लिशमैन या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट नहीं होता, तो शायद गवर्नमेंट इनिशियल लेवल में, शुरुआती दौर में, इन्फेंसी मतलब जब वो शुरू ही हो रहा हो, जब वो बिल्कुल बच्चा ऑर्गेनाइजेशन ही हो, तभी उस मूवमेंट को पूरी तरह सप्रेस करने की कोशिश करती। गोपाल कृष्ण गोखले को आप ऐसे भी जानो बेटा कि ये हमारे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। ठीक है,
हमारे गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल टीचर किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ये डर था कि अगर फाउंडिंग मेंबर कांग्रेस के एक इंग्लिशमैन या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट नहीं होते तो इंग्लिश गवर्नमेंट इसको कभी इतना बढ़ने ही नहीं देती, उसको इनिशियल लेवल में ही सप्रेस कर देती। जो फर्स्ट सेशन हुआ उसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया, जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए थे। एमिनेंट पर्सन जो थे जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया वो थे दादा भाई नेहरू जी, W.C. बनर्जिया, K.T. तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी सुब्रमण्यम अय्यर, N.G. चंद्रवाकर, जस्टिस रनाडे, बैराम जी मालाबारी को 72 डेलीगेट्स ने जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए थे पहले सेशन को अटेंड किया। अगर हम एमिनेंट पर्सनालिटी की बात करें तो दादा भाई नेहरू जी, W.C. बनर्जिया, K.T. तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी सुब्रमण्यम अय्यर, N.G. चंद्रवाकर, जस्टिस रनाडे और बैराम जी मालाबारी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटी थी। अब हम इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे कि भाई कांग्रेस बन तो गई पर किस उद्देश्य से बनी थी। तो W.C. बनर्जिया जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन के, कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जिया। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव को रखा, कांग्रेस के जो मुख्य उद्देश्य थे उनको रखा। पहला था कि जितने भी नेशनल वर्कर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को पहचाने, ठीक है। पर्सनली जितने भी नेशनल वर्कर हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। पर रीडिंग कर ले। टू एनेबल नेशनल वर्कर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टू बिकम पर्सनली नोन टू ईच अदर, एक दूसरे को जाने। जितने भी रेशियल, रिलीजियस, प्रोविंशियल प्रेजुडाइजेस हैं, रेस को लेकर जो प्रेजुडाइजेस हैं, जो हमारी प्री नेगेटिव थिंकिंग है, धर्म को लेकर जो हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, अलग अलग धर्मों को लेकर, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के बारे में सोचते रहते हैं, अरे ये तो गलत, अच्छी जगह नहीं है, ये बुरी जगह है। तो ये सारे प्रेजुडाइजेस को, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ दें और नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग है उसको प्रमोट किया जाए। एमंग ऑल लवर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के लिए सोचने वाले लोग, कंट्री के लिए पेट्रियाटिक लोग, मतलब जो राष्ट्रवादी लोग होंगे, राष्ट्रहित की बात करने वाले, कंट्री के जो लवर्स होंगे, उनके बीच में नेशनल यूनिटी को जनरेट किया जाए, प्रमोट किया जाए। सारे रेशियल, रिलीजियस, धार्मिक जगहों को लेके, स्टेट्स को लेके, प्रोविंस को लेके जितने भी प्रेजुडाइजेस हैं उन सबको क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड ऑन वाइटल इंडियन प्रॉब्लम्स, देखो उस टाइम में इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट वाइटल इंडियन प्रॉब्लम्स थी उनके लिए एक पॉपुलर डिमांड को फॉर्मुलेट करना एंड देयर प्रेजेंटेशन बिफोर गवर्नमेंट, और इतनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट बनाना और सरकार के सामने जाके कहना भाई इन प्रॉब्लम्स को तो कम से कम सॉल्व कर ही दो। टू ट्रेन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको ट्रेन करना, उन्हें मोबिलाइज करना कि भैया उठो, खड़े हो, कंट्री के लिए लड़ो, कुछ तो करो। क्योंकि बेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रख लो, ये हैं A.O. ह्यूम और ये हैं W.C. बनर्जिया या बनर्जी। नेक्स्ट क्या था बेटा कि जो आने वाला साल है उसमें हम कौन कौन से पॉलिटिकल टास्क को पूरा करेंगे, राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यों को पूरा करेंगे, ठीक है, कौन से जॉब हमें करने हैं, कौन से टास्क को पूरा करना है, कब, अनस्विंग ईयर में, आने वाले सालों में, इसको भी डिसाइड करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था, मतलब कांग्रेस का काम था। अब हम सेकेंड और थर्ड सेशन की बात करेंगे। तो बेटा जो कांग्रेस थी वो हर साल मिलती थी ड्यूरिंग क्रिसमस हॉलीडेज, जब क्रिसमस के हॉलीडेज लगते थे तब कांग्रेस का सेशन हुआ करता था। जो सेकंड सेशन था वो कोलकाता में हुआ 1886 में और इसमें प्रेसिडेंट बने दादा भाई नेहरू जी। फर्स्ट कांग्रेस का सेशन जो था उसमें कौन प्रेसिडेंट थे बेटा? W.C. बनर्जी या बनर्जी। और 1886 में कोलकाता में जो सेकंड सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। इट वॉज अटेंडेड बाय नियरली 450 डेलीगेट्स। देखो फर्स्ट सेशन में सिर्फ 72 डेलीगेट्स थे, सेकेंड में 450 डेलीगेट्स थे। फर्स्ट में कितने डेलीगेट थे बेटा? 72, सेकेंड में कितने थे? 450, ठीक है। फर्स्ट के प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी और सेकेंड के कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। जो थर्ड सेशन था वो मद्रास में हुआ, बोले तो आज का चेन्नई। कब हुआ? 1887 में। इसको प्रिसाइड कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो फर्स्ट 3
प्रेसिडेंट के नाम मुझे बताओ एक बार बोल के। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। इट अट्रैक्टेड मोर देन 600 डेलीगेट। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहली में 72 डेलीगेट थे, दूसरी में 450 डेलीगेट थे, तीसरी में 600 डेलीगेट थे। यहाँ जो प्रेसिडेंट थे, जो कांग्रेस को प्रिसाइड कर रहे थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर थे हमारे दादा भाई नौरोजी और यहाँ थे WC बनर्जी। ठीक है। डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस इन इट्स इन्फेंसी। जब कांग्रेस इन्फेंसी स्टेज में थी, मतलब बालपन में, छोटी थी, मतलब नई थी, तो उसकी, अब कांग्रेस बच्चा तो नहीं हो सकती ना, मतलब जब अपनी इनिशियल छोटी स्टेज में थी, मतलब नई जब कांग्रेस बनी थी, तो उसकी डिमांड्स क्या थी। शुरुआत में जो कांग्रेस थी वो मोडेस्टली बात करती थी, अपने ऑपरेशन में भी बहुत मोडेस्टी अपनाती थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी कांग्रेस की वो थी एक्सपांशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपांशन करो। तो पहली डिमांड क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपांशन। दूसरा था मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो भाई, हमको किसी से नहीं लड़ना है, आप खुद लड़ते हो, हमारी आर्मी हमारे लोगों को फालतू परेशान करते हो, ठीक है, और हमारा जो खर्चा आप हमारी डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हो उसको आर्मी के ऊपर लगा रहे हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करो। होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट था, जैसे बेटा आज का UPSC है जो IAS IPS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, पहले उस टाइम में ICS का एग्ज़ाम होता था, पर वो सिर्फ लंदन में होता था। तो ये लोग जो शुरुआती कांग्रेस के लोग थे वो चाहते थे कि लंदन में एग्ज़ाम हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, उसको होने दो, पर भाई इंडिया में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उसमें पार्ट ले पाएँ। वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विसेज। बेटा उस टाइम में हायर सर्विसेज में, मतलब जो बहुत टॉप नॉच पोजीशंस होती थी, उसमें इंडियंस बहुत कम होते थे या होते ही नहीं थे। तो ये चाह रहे थे कि उसमें भी हमें एम्प्लॉयमेंट शेयर अच्छा खासा मिले। रॉयल कमीशन को अपॉइंट करो जो इंक्वायर करे इनटू द वर्किंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि भैया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार चलाई जा रही है वो किस तरीके से चलाई जा रही है, सही है नहीं है, उसके लिए रॉयल कमीशन को अपॉइंट करो। जो गैदरिंग होती थी, द गैदरिंग टुगेदर ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दूसरे रीजन से, बाय ऑल मीन्स अ सिग्निफिकेंट मैटर। ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर था बेटा। जैसे ही कांग्रेस का फाउंडेशन रखा गया, जो नेशनल मूवमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने लगी, ठीक है, वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। पहले एक एरिया के लोग मिलकर छुटपुट लड़ाई करते थे, फिर दूसरे एरिया के लड़ते थे, पर अब पूरा इंडिया साथ में आ गया है। यूपी से भी व्यक्ति आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, अरे हरियाणा तो था ही नहीं उस टाइम में, गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है। तो जब अलग अलग प्रांतों से लोग आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, एक एक दो होते हैं, वही वाली बात है, कई बार एक एक 11 भी हो जाते हैं। जो 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने फर्स्ट सेशन को अटेंड किया, उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि कांग्रेस एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी जो एक दिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेगी और एक दिन ब्रिटिश रूल को एंड अप करके स्वराज को अटेन कर लेगी। सच में बेटा, जिस दिन कोलकाता में स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को एड्रेस करते हुए एओ ह्यूम भी ऐसा नहीं सोच रहे होंगे कि कांग्रेस इतना कुछ कर देगी। 72 डेलीगेट्स जो फर्स्ट मीटिंग में मिले उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था, पर कांग्रेस ने वो कर दिखाया जो उसे करना था। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.